बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे आज के लेक्चर का टाइटल है स्ट्रेटजी फॉर इंटीग्रेशन। तो अब तक हम इस चैप्टर 7 में, जैसा कि आप जानते हैं इसका टाइटल है टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन, तो हम 4 तरह की इंटीग्रेशन टेक्निक्स पढ़ चुके हैं। इसमें सेक्शन 7.1 में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ी थी। 7.2 में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन पढ़ी। 7.3 में ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से जो हम इंटीग्रल्स कंप्यूट कर सकते हैं वो पढ़े थे। और 7.4 में हमने रैशनल फंक्शंस की इंटीग्रेशन पढ़ी थी। तो वो स्पेशलाइज्ड टाइप के इंटीग्रल्स से इस वक्त अब हम चूँकि कई टेक्निक्स पढ़ चुके हैं, इस तरह इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन भी हम पढ़ चुके हैं, तो ये मुख्तलिफ टेक्निक्स हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम आते हैं जनरल स्ट्रेटजी पे। अगर आपके पास कोई भी इंटीग्रल आए और आपको उसे कंप्यूट करना है तो आप उसे किस स्टाइल से उसे अटैम्प्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ये है कि जो हमने पहले कुछ फार्मूलाज ड्राइव किए हैं, पढ़े हैं, वो हमें याद होने चाहिए, जो कि सिंपल हैं, उनको याद करना मुश्किल नहीं है। उसके बाद पहली स्ट्रेटजी हमारी ये होती है कि उनमें से कोई फार्मूला डायरेक्टली अप्लाई हो जाए और हम उसे डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकें। अगर ऐसा ना हो तो फिर हम क्या करेंगे, ये बात हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले ये टेबल देखें, ये टेबल ऑफ इंटीग्रेशन फार्मूलाज है। इसमें 20 फार्मूलाज दिए हुए हैं जो कि आप इसमें कर सकते हैं। मसलन ये पहला फार्मूला है, तो ये पावर रूल है कि आपके पास किसी पावर का इंटीग्रल हो तो आप कैसे लेते हैं, पावर में एक ऐड कर दें, वही पावर नीचे ले दें, 1 ऐड करने के बाद तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है। इस फार्मूले की हेल्प से आप किसी भी तरह का पॉलिनोमियल हो तो आप उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला ये रेसिप्रोकल 1/x, इसका आप जानते हैं कि x का डेरिवेटिव ऊपर 1 है, वो दिया हुआ तो log ऑफ x मॉड है। बेसिकली ये जो फार्मूला 2 है ये आपको बताता है कि आपके पास अगर कोई भी फंक्शन नीचे दिया हो और ऊपर उसका डिफरेंशियल हो, यानी यहाँ डेरिवेटिव साथ dx है, तो उसका इंटीग्रल log ऑफ मॉड ऑफ द फंक्शन इन द डिनोमिनेटर आता है। इसी तरह से ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंटीग्रल आप जानते हैं वही होता है, ये बेस e के साथ है, ये जनरली बेस b वाला है। फिर ये आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रल्स हैं, ये सारे आप ड्राइव कर चुके हैं। इसी तरह से नीचे 14 तक जितने भी इंटीग्रल हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रल्स हैं। 15-16 में देखें तो ये हाइपरबॉलिक, साइन हाइपरबॉलिक, कॉस हाइपरबॉलिक है। इसी तरह से बाकी हाइपरबॉलिक फंक्शन उनके इंटीग्रल्स आप ले सकते हैं। और 17-18 में जो इंटीग्रल दिए हुए हैं ये आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में देख चुके हैं, वहाँ से ले सकते हैं। 19 वाला जो आप इसे याद भी कर सकते हैं। अगर आप याद ना करें तो ये बेसिकली इसमें ये रैशनल फंक्शन है, नीचे सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है, ऊपर कांस्टेंट 1 है, तो इसे आप इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से ड्राइव भी कर सकते हैं। और ऐसे ही आपके पास ये 20 है, ये आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं और इसको आप और भी मुख्तलिफ तरह से अटैम्प्ट कर सकते हैं। बहरहाल तो ये पहली स्ट्रेटजी ये होती है कि आपके पास कोई ऐसा इंटीग्रेशन फार्मूला, टेबल में फार्मूला अवेलेबल हो और आप इंटीग्रल को पहचान जाएं कि ये उस फार्मूले पे फिट होता है, तो आप वो फार्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर लें। इसके बाद अगर ऐसा ना हो तो जनरली जो है हमारे पास क्या स्ट्रेटजी है, अब हम उसमें आते हैं। तो हमारी जनरल स्ट्रेटजी में ये बेसिकली एक 4 स्टेप स्ट्रेटजी है, जिसका पहला स्टेप ये है कि आप जो आपके पास इंटीग्रल दिया हुआ है आप उसके इंटीग्रैंड को पहले अलजेब्राइकली सिंपलीफाई करें, उसकी मैनिपुलेशन करें। जैसे ये इंटीग्रल है, इसमें बाहर ये प्रोडक्ट है, 2 फैक्टर्स हैं, तो आपको पहली दफ़ा में हो सकता है आप कहें जी मैं इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करूं, तो उससे कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। अलबत्त अगर आप इस अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये देखें जस्ट ये x² + है, इस पर आप पावर रूल लगा के बड़ी आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ऐसे ही एक दूसरा इंटीग्रल tan θ/sec² है, इसको आप थोड़ी सी मैनिपुलेशन कर लें, इसको आप साइन को साइन में कन्वर्ट कर लें, तो जैसे tan है ये sin/cos होता है, sec² जो है 1/cos होता है, आप ये लगा के
मैनिपुलेशन के बाद आपके पास आखिर में इंटीग्रल ऑफ साइन 2 थीटा आता है। इस पे आप डायरेक्ट साइन का इंटीग्रल का फार्मूला लगा सकते हैं, 2 थीटा को सब्स्टिट्यूशन से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ये एक और एग्जांपल है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर है। बज़ाहिर इसको करना मुश्किल है, पावर रूल की तरफ अगर हम देखें तो अंदर साइन और प्लस कॉस का डेरिवेटिव होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है। तो हम इसे पहले स्क्वायर को खोल लेते हैं, फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आता है, और इस तरह से हम इसे फिर ये वाला जो है इस पर फिर साइन 2 थीटा लगा के हम इसे आसानी से कर सकते हैं। तो ये तो पहली स्ट्रेटेजी है कि आप पहले अटैम्प्ट में इंटीग्रैंड को सिंप्लीफाई करें और ऐसी फॉर्म में ले जाएं कि जहाँ पे आप उसे डायरेक्टली जो आपने ऊपर टेबल पढ़ा है वो सिंपल फार्मूला वो डायरेक्ट लग जाए और ये इंटीग्रल कंप्यूट हो जाए। अगर ऐसा ना हो तो फिर दूसरी स्ट्रेटेजी ये है कि आप उसमें देखें कोई सब्स्टिट्यूशन ऐसी पॉसिबल है कि सब्स्टिट्यूशन के बाद इंटीग्रैंड सिंपल हो जाए। मसलन यहाँ पर जो एक ऑब्वियस सब्स्टिट्यूशन है वो ये होती है कि आपका नीचे कोई फंक्शन और उसका डिफरेंशियल ऊपर आ जाए। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो इसका डिफरेंशियल 2x इंटू डी एक्स होता है, ऊपर x मौजूद है, डी एक्स से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप इसका डिफरेंशियल ऊपर बना सकते हैं। तो यूँ अगर आप नीचे u लगाएं ऊपर ये डी बन जाएगा, तो उसके बाद ये सिंपल फॉर्म में चला जाता है, आप इसे आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये दूसरी स्ट्रेटजी है कि आप कोई ऐसी सब्स्टिट्यूशन ढूंढें जिसमें आपके पास इंटीग्रैंड सिंपल फॉर्म में चला जाए। उसके बाद तीसरा स्टेप हमारा ये है कि आप जो इंटीग्रल दिया अगर पहले दो में से कोई भी स्टेप काम ना करें, फिर आप तीसरे नंबर पे आएँ और जो स्पेशल टाइप्स के इंटीग्रेशन टेक्निक्स आपने पढ़ी हैं उनमें से आप इसे आइडेंटिफाई करें। मसलन आपने 7.2 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन पढ़ी है, तो आप देखें कि ये जो इंटीग्रल दिया हुआ है इसका इंटीग्रैंड उनमें से किसी फॉर्म पे फिट आता है या नहीं। अगर वहाँ फिट आता हो तो फिर आप 7.2 की टेक्निक लगा लें। अच्छा, अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, आप देखें क्या रैशनल फंक्शन है, अगर रैशनल फंक्शन हो तो 7.4 वाला अप्रोच पार्शियल फ्रैक्शंस बना के आप उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। और अगर ये भी ना हो और तो आप देखें कि क्या इंटीग्रैंड आपका प्रोडक्ट फॉर्म में तो नहीं है। प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो उसमें आपको हमें ये देखना होता है कि उस प्रोडक्ट में एक फैक्टर जो वो कम से कम पॉलिनॉमियल हो और एक फंक्शन जो है वो एक फैक्टर वो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हो, तब तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमें फ़ायदा देती है। और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन से मुराद ये कि ट्रिग्नोमेट्रिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, लॉगरिथमिक हो या हाइपरबोलिक हो, इस तरह का एक फैक्टर पॉलिनॉमियल हो। और बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि आपके पास प्रोडक्ट दो नहीं होते बल्कि एक ही फंक्शन होता है, लेकिन उस पर भी आप एक फंक्शन को आप कांस्टेंट मान लें, 1 मान लें और दूसरे को जो दिया वो ले लें, तो बाज़ वक़्त वो भी इंटीग्रेशन में पार्ट से आसानी से हो जाता है। ये 7.1 में जो अप्रोचेस दी हुई हैं उनको यूज़ करके हम ये कर सकते हैं। इसी तरह से तीसरा, अगर इसमें भी वो नहीं फिट आता है इंटीग्रेशन में पार्ट्स में, तो फिर तीसरे स्टेप का पार्ट डी ये है, स्टेप डी ये है कि आप उस पे उसको देखें कि रेडिकल क्या स्क्वायर रूट्स अपीयर हो रहे हैं इंटीग्रैंड में। तो अगर स्क्वायर रूट्स हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लें, अगर nth रूट्स हैं जैसे यहाँ पर है तो हम इसको रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, जैसा कि टॉपिक 7.4 के एंड पर भी आपको रैशनलाइजेशन की एग्जांपल दी हुई है। तो इस तरह से आप इन स्ट्रेटजीज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर इनमें से कोई भी स्ट्रेटजी अप्लाई ना हो तो फिर ये है कि हम उसको फिर दोबारा से फिर रिविज़िट करते हैं और हमारे पास एक 3 स्टेप स्ट्रेटजी है कि अगर तो जैसे पीछे तो हमने जिस सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की बात की थी, या हमने एक नीचे फंक्शन f हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव दिया हो तो उसकी बात की थी, तो लेकिन यहाँ हम ये बात कर रहे हैं कोई भी किसी भी तरह की सब्स्टिट्यूशन ऐसी आप हिट एंड ट्रायल से देखें, उस पर गौर व फिक्र करें और उसको अटेम्प्ट करें कि कोई ऐसी सब्स्टिट्यूशन आपको मिल जाए जिसके अप्लाई करने से इंटीग्रैंड सिंपलर फॉर्म में आ जाए कि उसे आसानी से इंटीग्रेट किया जा सके। और दूसरे ट्राई ये है कि आप उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की कोशिश करें। जैसे मैंने पहले बताया फंक्शन अकेला ही है, लेकिन दूसरा पार्ट आप उसका 1 मान लें और 1 इंटू वो फंक्शन और आप उससे प्रोडक्ट रूल कर सकते हैं। जैसे इन्वर्स फंक्शन आप पीछे पढ़ चुके हैं 7.1 में कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रल्स हमने, हालांकि ये अकेला फंक्शन है लेकिन हमने इसे इंटीग्रेशन में पार्ट से किया था। इसी तरह से तीसरा स्टेप ट्राई अगेन में ये है कि
कि आप इंटीग्रैंड को फर्दर मैनिपुलेट, उसकी शक्ल बदलने की कोशिश करें। मसलन आपके पास dx ओवर 1 माइनस कॉस एक्स है, तो अब यहाँ आपको पता है कि इसका तो कोई हल नहीं, कॉस का डेरिवेटिव ऊपर नहीं बन सकता, साइन मौजूद नहीं है। साइन कॉस के बारे आप जानते हैं, अगर ये स्क्वायर की फॉर्म में हो तो ये आसानी से इनको मैनेज किया जा सकता है। नीचे 1 माइनस कॉस है और आप नीचे 1 प्लस कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ये नीचे देखें साइन स्क्वायर आ जाता है, ऊपर 1 प्लस कॉस आ गया, फिर इसे स्प्लिट कर लें। अब ये ऐसी शक्ल में है कि आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे साइन का डेरिवेटिव ऊपर कॉस मौजूद है और कोसेकेंट स्क्वायर का आप डायरेक्टली इसे इंटीग्रेट कर सकते हो, ऊपर फार्मूलाज इसके दिए हुए हैं। इसी तरह से इस ट्राई अगेन में चौथा स्टेप यह है कि आप अपने उसमें कोई ऐसा इंटीग्रल उसको सिंप्लीफाई करें, उस इंटीग्रल को, और उसको स्प्लिट करें और ऐसी शक्ल आ जाए कि ऐसा इंटीग्रल बन जाए जो कि आप ऑलरेडी किसी जगह पे कंप्यूट कर चुके हों, तो आप डायरेक्टली उस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से कि tan स्क्वायर इंटू सेकेंड है, अब ये सेकेंड क्यूब माइनस सेकेंड हो गया। सेकेंड क्यूब आप पहले एक एग्जांपल में कंप्यूट कर चुके हैं, तो वहाँ से डायरेक्ट उसका फार्मूला यहाँ इस्तेमाल कर लें। इसी तरह से एक सूरत ये भी होती है बाज़ का, सिर्फ ये जो ऊपर वाली स्ट्रेटजी है यानी सब्स्टिट्यूशन या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अकेली नहीं, बल्कि आपको ये सारी स्ट्रेटजीज़ 1 बाय 1 अप्लाई करनी पड़ती हैं, यानी सब्स्टिट्यूशन भी करनी पड़े, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी करना पड़े और फिर मैनिपुलेशन भी करनी पड़े। तो बहरहाल ये जो 2-3 ऊपर अप्रोचेस बताई हैं वो आपको इकट्ठी भी बारी बारी लगानी पड़ सकती हैं। तो इस तरह से आपके पास ये वे आउट है। तो अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स में उसने पहली में देखे तो tan क्यूब ओवर cos क्यूब है। इसमें आपके पास इसको तो देखें कि उन्होंने मैनिपुलेट किया है और मैनिपुलेट करके sin क्यूब ओवर cos 6 की शक्ल में, एक तो ये इस शक्ल में आ गई, tan और सेकंड की पावर्स का प्रोडक्ट है। ये हम पीछे tan m और सेकंड n के प्रोडक्ट के इंटीग्रल पीछे पढ़ चुके हैं 7.2 में, वो अप्रोच इस्तेमाल कर लें। दूसरी सूरत यह है कि आप tan cos को sin cos में कन्वर्ट करें, आपके पास ये वाली शक्ल आ जाती है। इस शक्ल में आने के बाद आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं पावर्स की शक्ल में। ऊपर sin क्यूब है, नीचे cos 6 है ना, तो sin क्यूब में से sin एक अलग कर लें और sin स्क्वायर अलग करके 1 माइनस cos स्क्वायर, और इस तरह से इसमें cos स्क्वायर को आप u का नाम दे लें, तो ये आपके पास 1 माइनस u स्क्वायर, नीचे u6 हो जाता है, cos x को u कह लें, और आगे ये sin x जो है वो cos का डेरिवेटिव है, sin x और dx मिलके du बन जाता है। तो इस तरह से आपके पास देखें तो ये एक रैशनल फंक्शन की स्ट्रेटजी बन जाती है, जिसमें कि सिंपल है, ये अलग अलग आपके पास 1 ओवर u4 1 ओवर u6, तो पावर रूल लगा के आप इसे आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। ऐसे एग्जांपल 2 में देखें e पावर x स्क्वायर रूट है। अब ये बज़ाहिर e की पावर x का तो हमें पता है, लेकिन e की पावर x स्क्वायर रूट है तो ये तब हो सकता है जब x स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव साथ दिया वो यहाँ मौजूद नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसके लिए सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लें, x स्क्वायर रूट की जगह u लगा दें और इसको रीअरेंज करें, तो देखिए ये u इंटू EU बन जाता है। अब ये u अकेला पॉलिनॉमियल है और EU ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, तो ये इस पर आप इंटीग्रेशन बाई प्रोडक्ट बन गया, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट से आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ऐसे आप एग्जांपल 3 में चले जाएं। एग्जांपल 3 में आपके पास ये रैशनल फंक्शन है, ऊपर 5th डिग्री पॉलिनॉमियल, नीचे 3rd डिग्री पॉलिनॉमियल। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव लें तो वो ऊपर वाला नहीं बनता और इसमें फर्दर सिंप्लीफिकेशन भी नहीं हो सकती, लिहाजा इसको हम कैसे करेंगे, फिर ये रैशनल फंक्शन है तो हम इसे पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे। पहले इसको, चूँकि ये इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, पहले डिवीजन करेंगे, उसके बाद इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। इस तरह से एग्जांपल 4 में चले जाएं। यहाँ आपके पास dx ओवर x log x का स्क्वायर रूट है। अगेन यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन ट्राई कर सकते हैं कि log x को u रखे तो log का डेरिवेटिव 1 ओवर x होता है, यहाँ 1 ओवर x मौजूद है ये आपके पास। तो इस तरह से आप इसको u इंटू du वाला फॉर्म बना सकते हैं, यानी डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से एग्जांपल 5 में चले जाएं, तो यहाँ बज़ाहिर आपको ये लग रहा है कि हम इसको 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट है, तो इसके रेसिप्रोकल के, हाँ, इसी के स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, रैशनलाइजेशन करने की कोशिश करें, यानी इस पूरे स्क्वायर रूट को u कहना शुरू कर दें। हाँ, तो इसका जो है बाबा
इसमें से x की वैल्यू निकाल के dx बनाना चाहेंगे तो खासा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसकी दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि आप इसका जो डिनोमिनेटर 1 + x है इसका साइन चेंज कर 1 x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो ये आप उसके बाद ऐसी शक्ल बन जाती है। तो बेसिकली ऐसे इंटीग्रल जिनके बाहर को शक्ल ना बन रही हो उसमें आपको डिफरेंट अटैम्प्ट्स करना पड़ती हैं। एक तरह से करने की कोशिश करें, फिर दूसरी तरह से करने की कोशिश करें, तो बहरहाल कोई ना कोई आपको ऐसा वे आउट ढूंढना पड़ता है। उसके लिए कोई सेट रूल नहीं होता कि ये कैसे होगा। और ये इंटीग्रेशन आप जानते हैं, डिफरेंशिएशन आसान होती है कि आप उसके डायरेक्ट फार्मूलाज बने होते हैं, उसमें मुश्किल नहीं होता। लेकिन इंटीग्रेशन में बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है। इंटीग्रेशन इतनी आसान नहीं है जितनी डिफरेंशिएशन है। कई दफ़ा इंटीग्रेशन ऐसा मुश्किल फंक्शन होता है कि उसको डायरेक्टली इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब इशू ये है कि यहाँ तक तो हमने ये सारी चीज़ें कर ली, तो मतलब डिफरेंट एग्जांपल्स हमने की, डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ की। तो अब सवाल ये है क्या हर फंक्शन को हम इनमें से किसी न किसी स्ट्रेटजी से इंटीग्रेट कर सकते हैं या नहीं? तो इसका सवाल यस में नहीं है। हमारे पास बाज़ ऐसे इंटीग्रल भी आ जाते हैं कि जिनको हम इंटीग्रेट इस तरह से नहीं कर सकते जो स्ट्रेटजीज हमने ऊपर बयान की हैं। इस सिलसिले में एक कॉन्सेप्ट है एलिमेंट्री फंक्शंस का। तो एलिमेंट्री फंक्शंस क्या होते हैं, एलिमेंट्री और नॉन एलिमेंट्री फंक्शंस का? अब तक आपने जितने भी फंक्शन कैलकुलस में पढ़े हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्री फंक्शन कहलाते हैं, जिसमें पॉलिनॉमियल्स आपने पढ़े, रैशनल फंक्शंस पढ़े, पावर फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइपरबॉलिक, इनवर्स हाइपरबॉलिक, बहरहाल जितने भी फंक्शंस या ये वाले या इनके दरमियान ये 5 ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और कंपोजिशन, इनमें से ऑपरेशन लगा के उनसे नए फंक्शन बना लिए जाएँ, वो जितने भी फंक्शन इस तरह के होंगे वो सारे एलिमेंट्री कहलाएंगे। ये डायरेक्टली आ जाएँ या इनको कंबाइन करके इनके दरमियान कुछ अलजबरा परफॉर्म करके नए फंक्शन बना लें, ये सारे क्या कहलाते हैं? ये एलिमेंट्री फंक्शन कहलाते हैं। अच्छा, अब मसलन यहाँ पर देखें, ये आपके पास एक फंक्शन f(x) है, ये रैशनल फंक्शन था, उसके ऊपर पावर बना दी, फिर उसमें कॉस, हाइपरबॉलिक और लॉग की कंपोजिशन लेके उसे ऐड कर दिया है। यहाँ साइन की और एक्सपोनेंशियल की कंपोजिशन लेके उसे पॉलिनॉमियल से x के साथ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसमें से माइनस कर दिया। तो ये इनमें से इस एक्सप्रेशन में इस्तेमाल होने वाला हर फंक्शन चूँकि एलिमेंट्री फंक्शन में से आया है, इसलिए सारे के सारे एक्सप्रेशन एलिमेंट्री फंक्शन ही कहलाएगा। अब इशू ये है कि अगर आपके पास एक फंक्शन एलिमेंट्री हो तो क्या उसका डेरिवेटिव एलिमेंट्री होगा या नहीं, और उसका इंटीग्रल एलिमेंट्री होगा या नहीं? तो मैथमेटिशियन ने इसको बताया है कि अगर f आपका कोई एलिमेंट्री फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव तो हमेशा एलिमेंट्री ही रहेगा। ये आप कैलकुलस 1 में पढ़ चुके हैं। ये जितने भी फंक्शन हैं इनके हम डेरिवेटिव लें तो इसी टाइप के फंक्शन बनते हैं। अलबत्ता इनके इंटीग्रल एलिमेंट्री होना ज़रूरी नहीं है। उसकी मिसाल ये है कि ये f(x) अगर आपका e⁻x² है तो बज़ाहिर e⁻x² ये एलिमेंट्री फंक्शन है, क्योंकि ये पॉलिनॉमियल और एक्सपोनेंशियल की कंपोजिशन है। और ये चूँकि ये फंक्शन कंटिन्यूस है, लिहाजा हर आप जानते हैं हर कंटिन्यूस फंक्शन के इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है, तो इसके इंटीग्रल एग्जिस्ट तो करना चाहिए, लेकिन वो क्या आता है वो आप नहीं बता सकते। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से आप जानते हैं कि आपके पास ये जो f अगर आप इसका डेरिवेटिव लें तो वो ये आता है। इसका मतलब ये हुआ कि e(x²) ऐसा फंक्शन है इसका एंटी डेरिवेटिव ये कैपिटल F है। इट मीन्स कि ये फंक्शन जो है, अब ये फंक्शन खुद तो एलिमेंट्री है e⁻x², लेकिन इसका एंटी डेरिवेटिव वो एलिमेंट्री नहीं है। जैसे पूरे एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रल होता है, तो आप ऊपर ये पढ़ चुके हैं। अब जैसे हमने ऊपर क्लेम किया था कि बाज़ फंक्शन खुद तो एलिमेंट्री होते हैं लेकिन उनके इंटीग्रल एलिमेंट्री नहीं होते, तो मैथमेटिशियन ने इसको प्रूव किया है कि ये जो e(x²) का इंटीग्रल f है ये एलिमेंट्री नहीं है, ये एक एरर फंक्शन आता है जो कि इस कोर्स के स्कोप से बाहर है। वो फंक्शन आप बाद में पढ़ेंगे। इसी तरह से ये इंटीग्रल्स आपके सामने हैं, इसके अंदर इंटीग्रैंड सारे एलिमेंट्री फंक्शंस हैं, लेकिन ये इंटीग्रल्स के जो आंसर्स हैं यानी ये इंटीग्रल्स खुद ये एलिमेंट्री फंक्शंस नहीं बनते। तो इस तरह से हमने अपने इस लेक्चर में ये बात सीखी कि हमारे पास कोई भी इंटीग्रल दिया हो तो हमें उसे इंटीग्रेट करना हो
तो उसे इंटीग्रेट करने के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, उसमें जैसे पहले बात की कि सबसे पहले ये है कि हम उसे देखें कि उसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई किया जाए। सिंप्लीफिकेशन करके अगर उसे इंटीग्रेट किया जा सकता हो तो हम ये अटैम्प्ट करेंगे। उसके बाद अगर सिंप्लीफिकेशन से ना हो तो फिर हम उसमें कोई सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर सकते हैं। अगर सब्स्टिट्यूशन ना हो तो फिर हमारे पास जो स्पेशल टाइप्स के फंक्शन हम पीछे पढ़ चुके हैं, रूल्स पढ़ चुके हैं, उनमें से देखेंगे। और अगर वो भी ना हो तो फिर हम उसके लिए हिट एंड ट्रायल से डिफरेंट अप्रोचेस को अप्लाई करते हैं, और हिट एंड ट्रायल से हम देखते हैं कि कोई अप्रोच हमारी सक्सेसफुल हो जाए, तो इस तरह से हम अटैम्प्ट करते हैं। और आखिर में हमने एक बात की कि बाज़ वक़्त ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो इंटीग्रल दिया हो उसका आंसर एलिमेंट्री फंक्शन हो ही ना, और आप लगे रहें उसे इंटीग्रेट करने में बार बार। तो ये जितने भी टेक्निक्स आपने यहाँ इस कैलकुलस 2 में इंटीग्रेशन की पढ़ी हैं, ये टेक्निक्स उन इंटीग्रल्स को कंप्यूट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं जिनके इंटीग्रल्स के आंसर एलिमेंट्री फंक्शन आते हों। नॉन एलिमेंट्री फंक्शन अगर आता है इंटीग्रल, तो वो इंटीग्रल कैसे कंप्यूट होगा, ये इस कोर्स के स्कोप में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। इससे हमारा ये टॉपिक मुकम्मल हुआ, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मिलेंगे। होमवर्क आपको मैंने पूरी कोर्स की आउटलाइन बनाई हुई है, वो इंशाल्लाह आज अपलोड कर दूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।